मध्य प्रदेश समय सीमा के पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका था। अंतिम चरण में जिन टॉप नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया उनमें एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ के झीरम हमले का मास्टरमाइंड सुरेंद्र उर्फ कबीर, सब जोनल कमेटी मेंबर कान्हा देव डिवीजन दीपक और गोंदिया राजनांदगांव और बालाघाट डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर दीपक शामिल था। इन तीनों घातक नक्सलियों से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने बालाघाट में खास बातचीत की। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि जंगल में फोर्स का मूवमेंट इतना बढ़ गया था कि उनके पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में समर्पण नीति के तहत सरेंडर ही अंतिम उपाय था। मध्य प्रदेश के बालाघाट में इस वक्त हम हैं और देश में जिस तरीके से नक्सलवाद पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है या ये कहें कि अंतिम सांसें गिन रहा है, ऐसे बीच में तीन बड़े कमांडर हमारे साथ मौजूद हैं। खौफ जिनका जंगल में हुआ करता था, ऐसे तीन बड़े कमांडर। कबीर, सबसे पहले झीरम घाटी हमला आपने सुना होगा जिसमें कई कांग्रेसी नेता, बड़े नेताओं की हत्या हुई थी। उस झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड जोन कमांडर एमएमसी जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राकेश बड़े कमांडर उसी के, और दीपक। ये पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो जोन था उसके बड़े लीडर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं कैमरे के सामने और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि देश में 31 मार्च की डेट भी पूरी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में तो वो एक साल भी शुरू नहीं हो पाया 2026 और 2025 की अंत आते आते नक्सलवाद मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया। बालाघाट में जहाँ थोड़ा बहुत बचा था वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कबीर, झीरम घाटी आज भी लोग याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। पूरी प्लानिंग की थी सुना? वही जो बस्तर में झीरम घाटी जो दरबा घाटी करके बोलते हैं उसी में, वो हम लोग वहाँ लोकल भाषा में दरबा घाटी करके ज़्यादा जानते हैं। तो घटना में हमने हमारे उद्देश्य खासकर सलवाजुडूम नेता महेंद्र कर्मा को आक्रमण करना, उसको मार डालने का, ये हमारे सालों से चल रहा था। दर्जनों बार हमारे साथियों ने प्लानिंग योजनाएं बनाए, ब्लास्टिंग किए, उसमें से भी बच निकला था। लेकिन जो 25 मई को 2013 को घटना हुआ था, उस घटने में हमने वहाँ फंसाए थे। जब सरेंडर किया तब क्या पता था? जैसे वहाँ नेता लोग थे, उन लोगों वहाँ आंधा-धुंधा फायरिंग में कुछ महेंद्र कर्मा के साथ में बहुत सारे नेता लोग थे। उसमें लेट होने के कारण बहुत लोगों का, निर्दोष लोगों का जान ही गई थी। ये बताओ, जब सरेंडर किया तब क्या पद था? मेरा पद एमएमसी जोन सेक्रेटरी पद था अभी तक। अभी फिलहाल में, अभी वर्तमान में ये पद मेरा। क्यों हथियार डालने पड़े? मेरा वही हथियार डालने का कारण कि आज देश में परिस्थिति बदलाव और यहाँ के जो जितने भी है, मीडिया में हो, बुद्धिजीवी हो, आम पब्लिक में, जनता में, आज के परिस्थिति में जो हथियार बंद स्वीकार करने का जैसा लोग थे पहले, हम जो 1995 में ज्वाइनिंग किए थे तब वो बहुत सारे जोश में थे और जनता हमारे साथ दे रहे थे। अब जनाधार कम होते होते एक तरफ हमारे लीडरशिप, हमारे माओवादी पार्टी नेता लोग ही पीछे हाट में चल रहे थे। यही कारण से हमने इस तरह निर्णय लेना पड़ा। राकेश, ये बताओ, जोन कमांडर थे? एमएमसी जोन कमांडर। कौन कौन सी बड़ी घटनाओं में शामिल हुए? मैं तो 10 साल के अंदर में कोई बड़ी घटना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जो जीआरबी डिवीजन में टांडा एरिया का जिम्मेदार था, वहाँ 2-3 घटनाओं में था। और हाथी गोड़ी करके एक डेरा के ऊपर अटक हुआ, वहाँ एक छत्तीसगढ़ का एसआई वहाँ मारा गया। जंगल में खूब विस्तार भी किया और जंगल में इधर कान्हा देव डिवीजन करके वहाँ विस्तार, मेरे नेतृत्व से विस्तार हुआ वहाँ। क्यों जंगल में एक समय था जब वो तूती बोलती थी और आज ऐसा क्या हुआ कि सरेंडर करना पड़ा? तो लगभग 17-18 तक परिस्थिति जंगल में अच्छी थी, लोग अच्छा सहयोग करते थे। लेकिन 21-22 के बाद में जो परिस्थिति, मतलब केंद्र राज्य सरकार ने पूरा कैंपों का जो फोर्टिफिकेशन कर दिया, तो जगह जगह में पुलिस, इंटेलिजेंस, मुखबिरी नेटवर्क बढ़ गया। इस तरह से और मुठभेड़ों को ऊपर मुठभेड़ होते गए, तो एक जनता में दहशत, कैडरों में दहशत,
पूरा डर का माहौल जैसा हो गया। तो और एक तरफ वो केंद्र राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति जो घोषणा कर दिया, आह्वान कर दिया, उसके अंतर्गत प्रभावित होकर हम आत्मसमर्पण हथियार डालने का जो निर्णय किए। सरकारें तो पहले भी थी, पुलिस फोर्स पहले भी थी, जंगल में भी जाती थी, पहले खौफ क्यों नहीं था? और अब ऐसा क्या हुआ पिछले 1.5-2 सालों में कि इतना खौफ पड़ा कि हथियार डालने पड़ गए आप जैसे बड़े कमांडर्स को? तो इसके पहले जो 17-18 तक उस तरफ से जो उनका जो अभियान गतिविधियां नहीं थी, सिर्फ गांवों तक वो सीमित था। लेकिन ये 2-3 साल के अंदर में जो उसमें बहुत से बदलाव आया, जो पुलिस का गतिविधियों में भी। क्या बदलाव आया? ऐसा क्या हुआ कि मतलब जंगल छोड़ के वापस आना पड़ा? तो 5-5 किलोमीटर के अंतर्गत तो हर गांव में ऐसे पुलिस कैंप लगा दिए। गांव में दिन रात तो उनका एम्बुश लगाना, सर्चिंग लगाना, इसलिए हमको जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती, जनता को मिलने का, संपर्क करने का। सरकार से डर लगा? सरकार ने तो एक डर पैदा कर दिया पूरा उस। क्यों देश भर में एक ऐसा क्या हुआ, केवल एमएमसी नहीं, पूरे देश में जहां जहां नक्सलवाद था, क्यों खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अपने देश में सरकार की जो नीति थी, ऑपरेशन का कार्य चलाया, उस समय के बाद में फिर हर जगहों में पुलिस मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गई और मुठभेड़ें होने लगी, लोग मरने लगे, कुछ लोग आत्मसमर्पण करने लगे। इस कारण से अपना जान आधार भी कम होने लगा और लोग अपने पास आने के लिए आगे पीछे होने लगे, आना बहुत कम हो गया। इस कारण से अपना भारत देश के लोग जो नक्सलवाद मूवमेंट चल रही थी वो खत्म होने की कगार में आ गई। जंगल के अंदर जो सत्ता थी आपकी, ऊपर से ही निर्देश थे सरेंडर करने के लिए, या वो पहले कर चुके थे तब आपको लगा कि अब कर देना चाहिए? ऊपर से जो निर्देश उतना तो नहीं थे, लेकिन बाद में लीडर केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे सोनू दादा, स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में अपन सरेंडर होने से ठीक होगा। अभी का परिस्थिति आगे अपने आंदोलन जाना मुश्किल है, इसलिए अपन सरेंडर होने से ठीक रहेगा करके ऐसा हम उसका स्टेटमेंट सुन करके हम सोचे। पहले का जीवन कैसा था और अब का जीवन कैसा? पहले का जीवन था कि वो तो सादा जीवन और कठिन परिश्रम में तो हम गुजर रहे थे, कठिन परिश्रम में ही। लेकिन उस पहले जो मूवमेंट थी, उस पहले गांव में आना जाना और जनता से बहुत संपर्क रहती थी। अभी 2 साल के अंदर देखने से ज़्यादा पुलिसों का घूमना फिरना और बीच में नज़दीक कैंप बिठाना ये हो गई। इस कारण से अभी ज़्यादा तक कठिन परिस्थिति बढ़ गई थी। खाना पीना भी नहीं पहुंच रहा था सुना जंगल में, अब तो पिछले 1.5-2 सालों से अगर देखें तो खाना पीना तो पहुंच रहा था। हम एक दिन भी ऐसे उपवास नहीं रहे, खाना जनता से हमको राशन पानी मिलता था। सरेंडर नीति क्या है? ये जो सरेंडर नीति थी यहाँ की, उसने ऐसा क्या प्रभावित किया आपको कि अब छोड़ देना चाहिए हथियार? सरेंडर नीति इसमें विशेष नहीं है हम यहाँ के, लेकिन तीनों स्टेट का देखने से अलग अलग स्टेटों का अलग अलग नीतियाँ हैं। जो छत्तीसगढ़ का नीति अलग है, महाराष्ट्र का नीति अलग है, यहाँ का नीति थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम जहाँ हमको आने का जो सुविधा मिला उस हिसाब से निर्णय करके हम आए। कितना इनाम था? मेरा इनाम टोटल तीनों स्टेट का लगभग 75,000 ऐसे मैं सुना हूँ। 75,000 लाख 75 लाख। कितना इनाम था दीपक, बताओ? अब कितना है पता नहीं, लेकिन मेरे 30 लाख तो पता है। 30 लाख पता है। कबीर, बड़ी घटनाओं में बड़े रणनीतिकार रहे, कितना इनाम रखी थी सरकार? सरकार तो वही है, 3 राज्य का मेरे ऊपर इनाम है। 77 लाख तो रखी है। अभी मीडिया में पिछले बार मैंने दिसंबर 2025 में 26 में 25 में आए हैं, दिसंबर 6 तारीख को हमने सरेंडर किए थे। अगले दिन 7 तारीख को सीएम ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आए, उसी दिन ने मीडिया ने पूरा प्रचार वही 77 लाख इनाम है करके मेरे ऊपर। मेरे को तो इतना मालूम भी नहीं था,
लेकिन ये पैसा है, अगर मैं जो पुनर्वास योजना सरकार नीति है सही है, अगर वो मिल जाए तो बहुत मेरे लिए भी हो जाएगा, परिवार के लिए भी। यानी ये पैसा आपको खुद मिल जाएगा जितना इनाम था? हाँ, वो मिलेगा ही करके मैं आशा करता हूँ। अभी भी कागज वागज सब बन गए? सब बन गया है करके, यही मैं अभी भी मैं जो है कागज तो सभी बना दिए हैं, अब पूरा उसमें कागज पूरे बन चुके हैं। ये 3 बड़े कमांडर रहे हैं। एमएमसी की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, जिनका बोलबाला हुआ करता था जंगलों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो जंगल थे उनमें इनके नेतृत्व में ही चीजें चला करती थी। बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी मुठभेड़, बड़ी बड़ी घटनाएं जो अंजाम की गई वो इन्हीं के षड्यंत्रों से की गई, इन्हीं के नेतृत्व में की गई। और आज जब देश में नक्सलवाद पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है तो मजबूरन जंगल छोड़ के वापस लौटना पड़ा, हथियार डालने पड़े। और सरकार की एक नीति, पुनर्वास नीति, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। पुलिस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। और अब मुख्य धारा में वापस लौटने के लिए ये बड़े कमांडर तैयार हैं। और ये बताता है कि इच्छा शक्ति हो तो देश में कितनी ही बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, वो खत्म हो सकती है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ और मेरे सहयोगी सारंग के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, बालाघाट।